हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे और उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना है, जैसे आप देख रहे हो। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिलेशन देखने जा रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। तो एक्चुअली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे हम डेफिनेशन लिखें कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with conversion of chemical energy into electrical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं केमिकल एनर्जी में, वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इन दोनों के अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं और वो होता है कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है उसके कंडक्शन के बारे में भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, दो चीजें तो यहाँ हो गई। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी चेंज करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरा इसका पार्ट हो जाएगा कंडक्शन का सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो करंट फ्लो करती है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल करंट, केमिस्ट्री
केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंटर कन्वर्जन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके साथ एक चीज़ और हमको पढ़ना है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और थर्ड पार्ट हो जाएगा कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही 3 चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। अब बेटा ये प्रोसेस जो कराने हैं हमारे ये 3 जो प्रोसेस हैं, तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमको एक स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, और उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो भी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए एक अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा बेटा? ये एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरेंजमेंट है या डिवाइस है, तो हम बोलेंगे डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी is converted into device in which chemical energy is converted into electrical energy and electrical energy is converted into chemical energy is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जिसके अंदर आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो केमिकल एनर्जी के अंदर। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, 2 तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। तो इन्हीं 2 तरह के प्रोसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी 2 तरह के हो जाएंगे, जिसमें से पहले टाइप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, और दूसरे टाइप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये दोनों ही सेल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 तरह की प्रोसेस होंगी, और वो 2 तरह की प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस हो रही है एट अ टाइम। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही साथ दोनों प्रोसेस हो, किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक ही प्रोसेस होगा, या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होगी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होगी। तो इसी प्रोसेस के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग 2 टाइप आप सेल में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल
और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हमें ये देखना है कि कब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल बोलेंगे और कब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which convert chemical energy into electrical energy is called galvanic cell। तो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which electrical energy is converted into chemical energy is known as इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होगा जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल में क्या करेंगे हम लोग, केमिकल एनर्जी होगी तो इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ये कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन, और आपने क्लास 11th में पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी के हिसाब से दो तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। एक होती है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसको कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ती है। हाँ, वो अपने आप होती है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो स्पॉन्टेनियस अपने आप होगी और एनर्जी रिलीज होगी, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो अपने आप नहीं होती हैं, उनको कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन
जिसको कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स में हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए ढेर सारी कंडीशन पढ़ी थी। अल्टीमेटली हमने ये कहा था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है, यानी कि लेस देन 0 होती है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं उनके लिए डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यही रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस चलेगा। अब अगर वो गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और अगर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी एनर्जी को हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और एक और इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि निगेटिव होगी। ठीक है बेटा, तो अब ये बात हुई पूरी गैल्वेनिक सेल की कि गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें किस तरह की रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना है केमिकल एनर्जी में। तो मतलब आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं, वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है जो अपने आप से नहीं हो रही है, उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करा दे रहा है, स्पॉन्टेनियस कर दे रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप नहीं होगी, तो इसी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको सप्लाई कराएंगे और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी की वजह से जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती है या ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है बेटा, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करोगे। केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में रिडॉक्स रिएक्शन होगी। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरीके की होती हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन
अपने आप नहीं होती, रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करते हैं बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और अब इसमें हमको एक एक करके पढ़ना है। एक बार गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल और फिर उसके बाद कंडक्शन। ठीक है बेटा, तो हम लोग पहले टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू करते हैं, जिसको हमने बोला है गैल्वेनिक सेल। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हम लोग अब करेंगे गैल्वेनिक सेल। और इस गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने देख लिया कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है बेटा, अब ये आज के डेट में जैसे आपने देखा होगा घरों में इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर की जो बैटरी है एक्चुअली उसका काम क्या है, वो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और अपने घरों में यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा कि ढेर सारी व्हीकल भी आजकल बैटरी ऑपरेटेड हैं। छोटे छोटे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो भी आज के डेट में बैटरी से चलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अच्छा इनका एडवांटेज क्या है, क्यों इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अदर जो सोर्सेज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट से जनरेट होती है या जो अदर एनर्जी के सोर्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इन सब का एक ड्रॉबैक ये है कि एक तो इनसे पॉल्यूशन बहुत होता है, इन्वायरमेंट को इससे नुकसान बहुत होता है। और दूसरा, एक बार जैसे अब कोयला है तो इसको यूज़ किया तो इसकी एक लिमिट है, वो पेट्रोलियम है तो उसकी एक लिमिट है। वो आप जैसे जैसे उससे एनर्जी लेते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे, तो उसका जो स्टोरेज है, स्टॉक है, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आजकल एनर्जी का सोर्स जो है वो केमिकल रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? इसके दो फायदे हैं। एक तो ये अनलिमिटेड अमाउंट में है, रिएक्शंस हम कहीं से कोई सी रिएक्शन करा सकते हैं, और दूसरा इसके वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल से जो एनर्जी लिया जाता है वो सस्ता भी पड़ता है, इको फ्रेंडली होता है और इसके यूज़ की कोई लिमिट नहीं है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात कैसे आई कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं।
या ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। जैसे क्या किया, जैसे जनरली कोई केमिस्ट है तो वो अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मान लो कोई केमिस्ट थे, वो अपना कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया था। और आपको पता है बेटा कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे, और इस कॉपर आयन की वजह से जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका कलर ब्लू होगा। ठीक है। और इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में एक जिंक की रॉड डाल दी, जिंक की रॉड, और इसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया। जब कुछ समय के लिए छोड़ा तो ये देखा गया कि जो जिंक की रॉड है इसका वेट ऑफ जिंक रॉड ये डिक्रीज हो गया, कम हो गया। और एक ऑब्जर्वेशन आया कि जो इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर है ये समय के साथ फेड होता जा रहा है, इसका कलर हल्का होता जा रहा है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो गया, फेड। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि कुछ समय बाद यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का कुछ डिपोजिशन आ रहा है, रेडिश ब्राउन कलर डिपोजिशन एट बॉटम। ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर के बॉटम में कुछ समय बाद रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन होने लगा, यानी कि प्रेसिपिटेट दिखाई दिया। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि अगर मान लो इसमें आपने एक थर्मामीटर लगा रखा था तो कुछ समय बाद इस थर्मामीटर में जो मरकरी का लेवल था वो बढ़ रहा था, मीन्स कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया। ठीक है। क्या किया, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाल के छोड़ दी थोड़ी समय, तो ऑब्जर्वेशन आए कि वेट ऑफ कॉपर रॉड डिक्रीज हो गया, जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो फेड हो गया, सॉल्यूशन के बॉटम पे रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आया और इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ सुझाव दिए। और वो सुझाव क्या थे? पहला सुझाव ये था कि जो जिंक रॉड इसके अंदर डाली गई है, ये जिंक रॉड सॉलिड थी, तो ये सॉलिड जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होता था और ये एक्वस फॉर्म में चला जाता था। जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके
ये जिंक के आयन सॉलिड से इस सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे Zn+ के रूप में। अब जिंक के एटम यहाँ से कंटिन्यूअस निकल रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि इसका वेट क्या होगा, समय के साथ कम होता जाएगा। जिंक रॉड यहाँ से जिंक के एटम निकल रहे हैं Zn+ के रूप में, आयन के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन पर एटम ये लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक रॉड की ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन के वजह से जो जिंक की रॉड है इसका वेट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा यह था कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आयन थे, एक्वस आयन थे, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कभी भी सॉल्यूशन में एज इट इज नहीं रहता है, हमेशा ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन, तो ये कॉपर आयन इस एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। इस कॉपर आयन ने क्या किया कि जिंक के एटम ने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर एक्वस आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन थे, इन कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेके और सॉलिड में चेंज हो रहे हैं। कॉपर आयन की वजह से ब्लू कलर था, और धीरे धीरे कॉपर आयन सॉलिड में चेंज हो रहे हैं, जिसके वजह से ब्लू कलर था वो गायब हो रहा है, तो कलर भी गायब होगा, इसीलिए कलर क्या हो रहा था, फेड हो रहा था। ठीक है, और ये जो कॉपर सॉलिड है आपने देखा होगा, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो ये कॉपर सॉलिड के वजह से, ये सॉलिड है तो नीचे आके प्रेसिपिटेट के रूप में इकट्ठा हो रहा था, तो इस वजह से ये रेडिश ब्राउन कलर आ रहा था। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये 2 रिएक्शन हो रही थी। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें बेटा, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इधर होगा Zn सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस प्लस प्लस, और ये क्या बनाएगा, Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये नेट रिएक्शन हो रही है, नेट रिएक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर हो रही थी। इसमें जिंक सॉलिड जा रहा है Zn+2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन या जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन बना रहा है, तो ये हो गया, यहाँ पे जिंक की रॉड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर आयन जो है वो कॉपर सॉलिड में जा रहे हैं, +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, रिडक्शन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है रिडक्शन। तो कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो इसमें कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही थी, और इसी एनर्जी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया, और साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि ये जो एनर्जी यूज हो रही निकल रही है, जिसके वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर इस एनर्जी का हम लोग यूज कर लें पर्पसफुल एक्टिविटीज में, इस एनर्जी का यूज करें, तो ये रिएक्शन तो हमारे काम की है। और फिर यहीं से कॉन्सेप्ट आया किसका, गैल्वेनिक सेल का।
और अब साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया कि इस एनर्जी को हम लोग किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें, किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे बड़े काम की होगी। और आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कॉपर एक्वस आयन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल पास पास हो रही हैं, तो अचानक से एनर्जी रिलीज हो जा रही है, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। सोचा ये गया कि क्यों ना इसको हम थोड़ा सा दूर दूर करके और इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट यहाँ ना देके इसको हम फ्लो कराएं एक वायर के थ्रू। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो होके जिंक से कॉपर तक जाएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी होगी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अपने पर्पजफुल एक्टिविटीज में यूज करेंगे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमको यही पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और स्पेशली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो क्या होता है गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल एक अरेंजमेंट है, इट इज ए अरेंजमेंट in which two electrode, इलेक्ट्रोड का मतलब कि मेटल की रॉड, कोई भी मेटल की रॉड। ठीक है, इट इज अ अरेंजमेंट इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डीप in electrolyte are in two different electrolyte, या तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दो अलग अलग मेटल की रॉड, या दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में मेटल की रॉड, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स which are connected with salt bridge। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें दो इलेक्ट्रोड मतलब दो मेटल की रॉड को आप किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं या दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं और उन दोनों को आप एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसमें एक मेटल की रॉड लगा दी, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसमें एक दूसरे मेटल की रॉड लगा दी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से
यू शेप ट्यूब होती है, शॉर्ट ब्रिज बोलते हैं इसको। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नली हम लोग एक वायर से, जिसमें एक बल्ब लगा होता है, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने जो रॉड ली थी वो जिंक रॉड थी, और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट लिया था। दूसरी तरफ जो हमने रॉड ली थी वो कॉपर की रॉड थी, और जो सॉल्यूशन लिया था वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है बेटा। तो ये अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करते क्या है, दो अलग अलग या सेम ही इलेक्ट्रोलाइट, हमने यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और इन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने मेटल की रॉड डिप कर दी। इन दोनों सेल्स को हमने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। एक्सटर्नली इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और इस वायर में बल्ब लगा हुआ है। अब ये जिंक रॉड यहाँ पे इलेक्ट्रोड का काम करेगी। तो एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक रॉड, और इसका इलेक्ट्रोलाइट था जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा इलेक्ट्रोड हमने लिया कॉपर की रॉड का, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा था वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा था। अब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर ये Zn प्लस आयन और सल्फेट आयन के रूप में रहेंगे, और यहाँ पे कॉपर आयन और सल्फेट आयन होगा, ठीक है। और ये जो रॉड होगी इसमें जिंक के ढेर सारे एटम होंगे, जिंक के ढेर सारे एटम होंगे, और यहाँ पे ये कॉपर के ढेर सारे एटम्स होंगे, ठीक है। आपने जैसे ये अरेंजमेंट किया, अब इसको हमको कई तरीके से समझना है। जैसे मान लो इस अरेंजमेंट को हम लोग ये बीच से डिवाइड कर दें, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अभी हम लोग लेफ्ट और राइट से ही काम करेंगे, बाद में फिर इसका और भी अलग नाम हम लोग देंगे, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड की बात करो तो इनिशियली यानी कि t बराबर 0 पे जैसे ही आपने ये अरेंजमेंट सेट किया, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट के आयनाइजेशन की वजह से जितने जिंक आयन होंगे उतने ही सल्फेट आयन होंगे। मतलब t बराबर 0 पे Zn प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो SO4 माइनस माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। सिमिलरली राइट साइड की बात करो तो जितना कॉपर आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही सल्फेट आयन का भी कंसंट्रेशन होगा। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, इधर भी कंसंट्रेशन सेम है, चार्ज सेम है। तो इनिशियली शुरुआती दौर में ये जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सिमिलरली ये सॉल्यूशन भी
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा इनिशियली, लेकिन जैसे ही थोड़े समय बाद t बराबर t टाइम पे यहाँ पे रिएक्शन होगी, और रिएक्शन क्या होगी कि ये जिंक के जो एटम्स हैं वो सॉल्यूशन में जाएंगे Zn प्लस के रूप में, और रिएक्शन क्या होगी कि जिंक सॉलिड जो रॉड है वो अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Zn प्लस एक्वस बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। और ऐसा अगर हुआ तो सॉल्यूशन के अंदर देखो, पहले तो जितना Zn प्लस था उतना सल्फेट था, लेकिन रिएक्शन एक बार स्टार्ट हुई तो Zn प्लस सॉल्यूशन में आने लगा। इस Zn प्लस की वजह से जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, और ये इस रॉड से सिर्फ Zn प्लस निकलेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसी रॉड के अंदर रुके रह जाएंगे, और इस वजह से ये रॉड धीरे धीरे रॉड जो है वो निगेटिवली चार्ज होगी, रॉड जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस रॉड के अब इलेक्ट्रॉनों का एकोमोडेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर आयन है ये सॉल्यूशन से रॉड में जाएंगे और रॉड से इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। देखो, रॉड में कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड का मतलब कि Cu++ है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये Cu+ जाएगा तो इस रॉड से ये प्लस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और रॉड के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन जो अंदर जा रहा है उसके वजह से कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, कॉपर प्लस जो है वो रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और ये कॉपर सॉलिड यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। यहाँ से जिंक धीरे धीरे गायब होती रहेगी, तो इसका मास कम होता रहेगा। ठीक है बेटा। इसके वजह से क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो कॉपर की रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉलिड कॉपर इस कॉपर के रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगी, तो मास या वेट ऑफ रॉड इंक्रीज होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस जिंक के एटम रॉड से बाहर निकल रहे हैं, तो जिंक रॉड का मास या उसका वेट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो रहे हैं और इसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, कंटिन्यूअस पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर कंटिन्यूअस नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस निगेटिवली चार्ज रॉड या इलेक्ट्रोड को अब हम लोग नाम देंगे एनोड। इसका नाम होगा एनोड, और एनोड कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज। जो कॉपर की रॉड वाला इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड होगा।
क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है। और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, स्पेस की कमी है तो मैं ये ऊपर से लाइन उठा रहा हूं। यहां पे दो रिएक्शन हो रही है। लेफ्ट साइड की बात करो जिंक रॉड के, तो यहां पे जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Zn++ एक्वस बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है। और राइट साइड की बात करो तो राइट साइड पे कॉपर++ सॉल्यूशन से एक्वस फॉर्म से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड के रूप में जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन देखो तुम, क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरी वाली रिएक्शन रिडक्शन हो रही है। और ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं। इनको अगर ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन आ जाएगी, और नेट रिएक्शन में इनको आप कैंसिल कर दो तो क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस एक्वस, इधर बनेगा Zn++ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, और इसमें जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स में भी कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन कराने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इनको आपने वायर से जोड़ दिया है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर है बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ, या आप बोलो एनोड से कैथोड की तरफ, या निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, एनोड से कैथोड की तरफ या निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी और वो होगी राइट टू लेफ्ट, कैथोड से एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के बीच। ठीक है। और ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है या करंट है, ये आउटसाइड द सेल है, सेल के बाहर है। अंदर की बात की जाएगी तो जस्ट इसका भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का। ठीक है। इसमें एक बार फिर से देख लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में मेटल की रॉड है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड में है वो निगेटिवली चार्ज रॉड है, उसका वेट डिक्रीज होगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन की। ठीक है। राइट साइड में जो रॉड है वो
पॉजिटिवली चार्ज होगी, रिएक्शन जो होगी वो रिडक्शन की होगी। तो ये जो दो सेल है वो है ना, इनमें से अगर हम नेट रिडॉक्स की बात करें तो एक सेल में हाफ रिएक्शन और दूसरे सेल में हाफ रिएक्शन। तो जिस सेल में ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिसमें रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है बेटा, तो ये पूरा आपका कंस्ट्रक्शन हो गया और इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है और सब कुछ के लिए आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, याद रखना है। LOAN लोन। लोन में पहला L जो है वो है लेफ्ट, वो क्या है ऑक्सीडेशन। ए क्या है एनोड, और एन क्या है निगेटिव टर्मिनल। इसे आपको ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में जो सेल होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे। जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है और निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इसी का अपोजिट कर देंगे तो आप कैथोड का आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसको क्यों लगाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्यों भरते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं उसको भरते समय हम लोग को कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जो सा इलेक्ट्रोलाइट हमारे दिमाग में आएगा उसको भर देंगे। ठीक है, मतलब ऑल अबाउट फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।